नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम आपके सामने भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको कंसल्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में सबने सुना होगा। तो फंडामेंटल जो राइट्स है इसके बारे में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स है उनका जो स्टार्टिंग है, इनका कॉन्सेप्ट वो कहाँ से मिलता है और किस तरीके से उद्भव और इसका जो आप ऑर्गन और डेवलपमेंट होता है, और आगे चलकर फिर इनको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इनको सिक्योरिटी अवेलेबल होती है और क्या इनकी डेफिनेशंस है, ये आज हम आपके इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो शब्द आता है मूल अधिकार, मूल अधिकार जो वर्ड है फंडामेंटल राइट्स से, ये शब्द छोटा सा है, लेकिन आपको पता है कि भारत के संविधान की अगर सबसे प्रमुख विशेषता अगर हम माने, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या है कि इसमें हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की एक वाइड लेवल पे चर्चा की गई है। तो जो भाग 3 है हमारा, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहते हैं। अब ये जो मैग्ना कार्टा और अधिकार पत्र ये वर्ड है, इनको सुन के आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि आखिर इनको मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहते क्यों हैं, और ये क्वेश्चन है भी और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 1215 इसको आप नोट करेंगे, सन को 1215 में इंग्लैंड में एक सम्राट होते हैं जिनका नाम था सम्राट जॉन, क्योंकि किंगडम था ब्रिटिश में, ब्रिटिशर जो थे वो राजशाही वहां पे व्यवस्था थी। तो 1215 में वहां की जनता ने अपने लिए मूल अधिकारों की अर्थात फंडामेंटल राइट्स की उन्होंने डिमांड रखी कि हमें भी जीवन जीने के लिए मूल अधिकार या कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब राजशाही में जब अगर कोई अधिकार की मांग करता है तो आप समझते हो कि जनता का कितना दबाव रहा होगा उनके ऊपर। तब 1215 में उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, और ये इसी अधिकार पत्र की देन है कि भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों को समावेशित किया गया। आविर्भाव यहीं से होता है। फिर आगे चलकर जब फंडामेंटल राइट्स मिले तब और भी डिमांड्स बढ़ी, तो सम्राट ने और समय समय अनुसार उनको अधिकार प्रदान किए। अब इसी कड़ी में इसी कड़ी में 1689 में एक बिल पेश होता है, बिल ऑफ राइट्स। इसके माध्यम से अन्य जो भी फंडामेंटल राइट्स थे या मौलिक अधिकार होते हैं और अधिक उनको वाइड लेवल पे या कह सकते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे उनको शामिल किया गया। ये जो बिल ऑफ राइट्स है, इसको आप कह सकते हो कि जनता को, तो 1689 में बिल ऑफ राइट्स पेश किया गया। इसके माध्यम से जनता को समस्त जो अधिकार थे वो भी प्रदान कर दिए गए। लेकिन फिर भी ये आप नोट डाउन करेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकारों को लेकर कोई फर्स्ट इन रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर कोई है, लिखित दस्तावेज पाया जाता है, अगर कोई विश्व में कहीं भी आपको लिखित दस्तावेज इन रिटर्न अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर आपको कोई भी इन रिटर्न डॉक्यूमेंट में मिलता है, तो 1215 का जो अधिकार पत्र है, बिल ऑफ राइट्स, ये उस समय के जो अधिकार दिए गए थे, ये प्रथम लिखित दस्तावेज है जहां कहीं फंडामेंटल राइट्स का आपको उल्लेख मिलता है। फिर इसी कड़ी में जब 1689 में और अधिक अधिकार ब्रिटेन में प्रदान किए जाते हैं, उसके बाद ये ब्रिटेन से ये अधिकारों के प्रति जो एक जनता की डिमांड थी, मांग थी, ये फ्रांस तक पहुंचती है। तो फ्रांस में भी 1789 में मानव एवं नागरिकों का घोषणा पत्र नाम से मानव एवं नागरिकों के
घोषणा पत्र के नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया, का घोषणा पत्र, या आप नोट डाउन कर लेंगे। घोषणा पत्र नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया जहां उनको जितने भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जो थे वो सभी अधिकार प्रदान किए गए। फ्रांस में भी एक लंबे संघर्ष क्रांति का परिणाम था कि यहाँ भी मानव एवं नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स से वहाँ की सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए। अब 1789 में जब फ्रांस में वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए गए और उन अधिकारों को माना गया कि ये प्राकृतिक, मतलब नेचुरल और अप्रतिदेय, अर्थात इनके लिए आपको कुछ भी देना नहीं है, ये कोई दान नहीं है, ये एक नागरिक के लिए जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और सत्ता का, सरकार का, शासन का ये दायित्व होगा कि वो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार या जीवन जीने के लिए जो आवश्यक राइट्स हैं वो अवेलेबल कराए। तो इन अधिकारों को फ्रांस में प्राकृतिक, नेचुरल और अप्रतिदेय, मतलब ये प्रकृति प्रदत्त, एक मानव को मानव बने रहने के लिए या मानव जीवन जीने के लिए ऐसे राइट्स से प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, तो वो देना शासन की जिम्मेदारी है। और ये अप्रतिदेय के लिए आपको कुछ भी नहीं देना। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स 1789 में फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस की ये जो मूल अधिकारों या अधिकारों के प्रति ये जो लहर थी वो अमेरिका तक फैली, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए तक। अब अमेरिका के लोगों को अनुभव था, उन्होंने ब्रिटिश संसद के जो अत्याचार थे, उनके कटु अनुभव जो थे, उनसे वो भली भांति वाकिफ थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो विधायिका है, मतलब ब्रिटेन में यह था कि संसद जो है वो आपके मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, लेकिन उनके सामने इसके कई प्रमाण थे ब्रिटिश संसद के, इसीलिए उन्होंने इस प्रोसीजर को या फिर इस प्रक्रिया को न मानते हुए विधायिका के सीमित दायित्व के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात उनका मानना यह था कि जो सम्राट और संसद की स्थिति ब्रिटेन में थी, सम्राट का स्थान संसद ने ले लिया था, वो ही कहीं जनता की जो जगह है वो निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें न ले लें, अर्थात वो ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाएं और जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक कागजी डॉक्यूमेंट बन के ही ना रह जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो विधायिका है उसको अपने फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक नहीं माना। अब बारी आती है भारत के संविधान की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अब आपको पता है कि इतने हमारे संविधान निर्माताओं के सामने यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके अनुभव थे, तो उनके सामने एक पूरी हिस्ट्री थी कि फंडामेंटल राइट्स से कैसे उनका डेवलप हुआ है, क्या क्या उनके सामने कठिनाइयाँ आई हैं। तो इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान निर्माताओं ने बेहद ही गहन अध्ययन के बाद में भारत के संविधान के भाग 3 में उनको समावेशित किया है। तो उनको तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि उनमें क्या खामियां, उनको कैसे दूर किया जाए, उनको खामियों को दूर करते हुए उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ एक नागरिक के डेवलपमेंट के विकास के लिए आवश्यक है वो मूल अधिकार उन्होंने प्रदान किए। अब हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में उनकी हम आगे नेक्स्ट आपको वीडियो सीरीज आएगी फंडामेंटल राइट्स की। तो डियर फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड है उसमें फंडामेंटल राइट्स से उन्हें कहा गया है जो वहां की जनता ने बिल ऑफ राइट्स से प्राप्त किए। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल ऑफ राइट्स से प्राप्त किए। और यूएसए और फ्रांस में ये प्राकृतिक और अप्रतिदेय इनको माना गया। लेकिन भारत में इंग्लैंड को ही फॉलो करते हुए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संविधान द्वारा प्रदत्त माना गया है और जो ऑर्गन है वो बिल ऑफ राइट्स ही है। लेकिन अनेक ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप जानेंगे कि जो गोलकनाथ का मैटर था, बहुत फेमस जो ये केस है,
वैसे भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में जो दिए गए उन्हें फंडामेंटल राइट्स की कोई सेपरेटली कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, उनकी अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन अनेक ऐसे जजमेंट्स हैं उनके माध्यम से आप जानेंगे। जैसे गोलकनाथ के मैटर में जो जस्टिस सुब्बा राव थे, इन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्राकृतिक और अप्रतिदेय हैं। और इसी तरीके से जो मेनका गांधी का वाद था, यह भी बहुत फेमस है कॉन्स्टिट्यूशनल के लिहाज से अगर देखा जाए तो लीडिंग केसेस में मेनका गांधी के वाद में जो जस्टिस बेग थे, इन्होंने कहा कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के संविधान में समाविष्ट हैं। तो भारतीय संविधान में जो समाविष्ट हैं अब ये अधिकार जो भारतीय संविधान में समाविष्ट है ये हैं कौन से? तो अगर इनकी हम चर्चा करें तो आप इन्हें कह सकते हैं कि एक मानव के लिए आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब एक मानव के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मानव जीवन के लिए आवश्यक वे सभी अधिकार जो आवश्यक हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स माना गया। और जो जो जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा, न्यायिक सक्रियता बढ़ी, इन अधिकारों में भी जो लीडिंग केसेस के माध्यम से अनेक ऐसे जो राइट्स थे उनको भी फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में माना गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अब इसी कड़ी में एक लीडिंग केसेस है एम नागराजन। इसमें कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार कोई दान या डोनेशन नहीं है। अपने नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो कोई दान नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार हैं, जो एक मानव जीवन जिसके बिना अधूरा है, वो अधिकार उन्हें प्रदान किए जाएं। कई जगह उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है, बिल ऑफ राइट्स कहा गया है, कहीं घोषणा पत्र के माध्यम से मिले। तो फंडामेंटल राइट्स अनेक संघर्षों का परिणाम है और ये भारत में इनकी बहुत ही विशद व्याख्या की गई है और इन्हें भारतीय संविधान में इनके संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से इनको सुरक्षा भी प्रदान की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स को आज आपने जाना कि कहाँ से इनका उद्भव हुआ था, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, और भारत में भी इनको जो वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन केस लॉज के माध्यम से इनको अनेक जगह परिभाषित, एक तरह से परिभाषित किया गया है। ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा इनमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में अनेक टिप्पणियां की गई है। तो इसी कड़ी में हम आपको आगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज भी आपके सामने लेके आएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको कैसा लगा, और अगर आपके यूजफुल है आपके लिए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स के बारे में अपडेट मिले, और वीडियोज को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।